हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इसी उम्मीद में कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही है एंड द लास्ट टॉपिक दैट रिलेट्स टू द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। वो क्या फैक्टर्स हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो उससे पहले डिस्कस करना थोड़ी सी ज़रूरी हो जाता है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। वैसे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ड्रग मेटाबॉलिज्म विद ऑल दी फेजेस लाइक फेज 1 एंड फेज 2 तो आप प्रीवियसली पोस्टेड वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसे पढ़ने के लिए ड्रग मेटाबॉलिज्म जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द enzymatic biochemical conversion of a drug from one phase to other or from a one chemical form to other so that it becomes more water soluble, more polar and could get easily eliminated out from the body। ठीक है, कि ड्रग मेटाबॉलिज्म कंसेप्ट तो एक ही है, प्रोसेस तो एक ही तरीके की है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों पे वो अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ होती है। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं और उसी को हमें पढ़ना होता है अंडर द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला फैक्टर है वो तो है एज। अब ये जो बेसिकली सीक्वेंस है, कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये फर्स्ट है ये लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो एज, अभी एज कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, अलग अलग एज के लोगों को ड्रग अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके न्यूनेट्स होते हैं, न्यूनेट्स मतलब एकदम इन्फेंट, जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, सेम ड्रग न्यूनेट्स पे अलग तरीके से अफेक्ट करती है और आपके एडल्ट्स पे अलग तरीके से अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्लोरमफेनिकोल एक ड्रग होती है, ठीक है, इट्स एन एंटीबायोटिक। वो नॉर्मल एडल्ट्स में ये नॉर्मल एंटीबायोटिक की तरह वर्क करती है, बट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, उन्हें अगर ये सिस्टमेटिकली दे दी गई। ठीक है, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, न्यूनेट्स का आपका जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं। और आपको पता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए प्राइमरी साइट क्या है, लीवर। लीवर में ही मैक्सिमम ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। तो जो न्यूनेट्स होते हैं उनके लिवर एंजाइम्स क्योंकि फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, तो ये जो क्लोरमफेनिकोल हमने एंटीबायोटिक दी है उसके वो ड्रग एक्यूमुलेट हो जाती है उनकी बॉडी में। ठीक है, ड्रग एक्यूमुलेशन जब होगा तो टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ेगा। टॉक्सिसिटी का रिस्क इतना बढ़ता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम एक बहुत खतरनाक, एक रेयर कंडीशन है लेकिन बहुत डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। तो क्लोरमफेनिकोल अगर उन्हें दी गई जो इन्फेंट्स हैं तो उनके लिए इतना खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, वहीं क्लोरमफेनिकोल बहुत नॉर्मल है एडल्ट्स के लिए। वहीं आप देखिए जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, अब एल्डरली पेशेंट्स में क्या होता है, उनका लिवर और लिवर एंजाइम्स तो फुली डेवलप्ड है, लेकिन देखिए लीवर में ब्लड फ्लो, उम्र बढ़ते बढ़ते लीवर में ब्लड फ्लो हो जाता है रिड्यूस। लीवर में ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो, जिसकी वजह से अगर कोई भी ड्रग उन्होंने ली है तो ड्रग क्लियरेंस बहुत स्लोली हो पाता है। ठीक है, इससे भी टॉक्सिसिटी का या फिर उस ड्रग का बहुत लंबे समय तक का असर, ये सारी चीजें सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल डायजेपाम आपने किसी नॉर्मल एडल्ट को दिया है तो ठीक है, वो एक नॉर्मल सेडेटिव की तरह बिहेव करेगा। वहीं आपने अगर उसी डोज में किसी एल्डरली पेशेंट को दिया है तो वहां पर उनकी जो है ड्रग क्लियरेंस वो बहुत स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए डायजेपाम, उसी डोज का डायजेपाम उनके लिए एक बहुत लंबे टाइम के लिए सेडेशन कॉज करता है। ठीक है, इसीलिए देखिए पेडियाट्रिक डोजिंग और दूसरा जियाट्रिक डोजिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब से न्यूनेट्स की डोजिंग और एल्डरली पेशेंट्स की डोजिंग करनी होती है। ओके, फिर दूसरा जो फैक्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है दैट इज डाइट एंड लाइफस्टाइल। जी हाँ, डाइट कैसे करता है पहले उसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज कोई भी पर्सन है वो स्टैटिन्स ले रहा है। स्टैटिन एक मेडिसिन की कैटेगरी है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखने के काम करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करती है, स्पेशली आपके एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन देखिए उसी अगर आप उसको स्टैटिन्स को ले रहे हो और साथ में आपने ग्रेप फ्रूट जूस लिया तो ग्रेप फ्रूट जूस में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं इस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को जिसका नाम है CYP3A4। वही आपका सिर्फ P450 एंजाइम सिस्टम का एक एंजाइम है ये।
तो ये इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर आपने स्टैटिन्स ले रहे हैं और ये इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, तो वो स्टैटिन्स का मेटाबॉलिज्म हो जाता है बहुत स्लो। तो मेटाबॉलिज्म अगर स्टैटिन्स का स्लो हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर स्टैटिन का बॉडी में ड्रग एक्यूमुलेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिससे फिर आगे बढ़ के ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। फिर आ जाओ जी लाइफस्टाइल में। अब अगर किसी की लाइफस्टाइल में स्मोकिंग शामिल है, तो अगर स्मोकिंग शामिल है, क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उसमें ये एंजाइम इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस मतलब ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो ज्यादा काम करता है, ठीक है, जिसका नाम है CYP-A12। तो इस एंजाइम के ज्यादा काम करने की वजह से होता क्या है, एंजाइम इंडक्शन होने की वजह से क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर वही पेशेंट थियोफाइलिन ले रहा है, सपोज ड्रग थियोफाइलिन जो आपकी ड्रग है वो क्या करती है, ये बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर है, आपके अस्थमा के पेशेंट्स को दी जाती है, या फिर COPD के जो पेशेंट्स हैं यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनको ये ड्रग दी जाती है, ठीक है। पर अगर वो जो पर्सन है वो साथ के साथ स्मोकिंग भी करते हैं तो उसमें ये जो एंजाइम है वो एक्टिवली बहुत ज्यादा काम करता है। इसकी वजह से जो ड्रग है थियोफाइलिन ये उसको बहुत जल्दी मेटाबोलाइज कर देती है। तो अगर जल्दी मेटाबोलाइज कर देगी, बॉडी से जल्दी निकल जाएगी, ड्रग अपना एक्शन ही नहीं कर पाएगी। तो ऑब्वियसली अगर थियोफाइलिन हम ऐसे पर्सन को दे रहे हैं तो हमें जो हम नॉर्मल एडल्ट को दे रहे हैं जो भी डोज, उससे ज्यादा ही हमें आप इस पर्टिकुलर पेशेंट को देनी पड़ेगी जिसके लाइफस्टाइल में स्मोकिंग शामिल है, ठीक है। फिर आपका तीसरा जो फैक्टर है जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है वो आता है आपका लीवर डिजीज। जी हाँ भाई, लीवर डिजीज तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि लीवर आपका पता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी साइट है। अगर लीवर ही आपका सही नहीं है, सपोज सिरोसिस या फिर फैटी लिवर या हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम से कोई भी पेशेंट गुजर रहा है और उसको हमने कोई ऐसी मेडिसिन दी, सपोज आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए जो कि आप डे टू डे लाइफ में जानते हो, पैरासिटामॉल, ठीक है। पैरासिटामॉल बॉडी में जाके पैरासिटामॉल बेसिकली एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाता है, जिसको जरूरी होता है कि वो ड्रग मेटाबॉलिज्म के थ्रू, स्पेशली फेज 2 में ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के थ्रू वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट इनटॉक्सिक हो और फिर जाके बाहर निकले। बट देखिए अगर किसी का लीवर ही सही नहीं काम कर रहा है तो ये जो प्रोसेस है वो उनमें नहीं हो पाती है, और जो ये पैरासिटामॉल का टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है वो इनएक्टिव या फिर इनटॉक्सिक नहीं हो पाता है और वो टॉक्सिसिटी ही कॉज करता है बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगर लीवर डिजीज किस तरीके से अफेक्ट करती है ड्रग मेटाबॉलिज्म को। फिर जो आपका फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज जेनेटिक फैक्टर। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। देखिए हो सकता है दोनों पर्सन बिल्कुल सेम एज के हो, सेम जेंडर के हो, उन्हें कोई लीवर डिजीज भी ना हो, ठीक है, डाइट एंड लाइफस्टाइल भी उनका अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है वो सेम ड्रग एक के लिए वैसा काम नहीं कर रही है जैसे दूसरे के लिए कर रही है। वो काम कुछ भी हो सकता है, एक्टिविटी किसी की ज्यादा हो सकती है, दूसरे पर्सन में उसी ड्रग की एक्टिविटी कम हो सकती है, मेटाबॉलिज्म एक में ज्यादा हो सकता है दूसरे में कम हो सकता है, ठीक है। ये क्यों होता है? जो आपका मेन एंजाइम सिस्टम है जो कि मेटाबॉलिज्म करवाता है दैट इज CYP450 एंजाइम सिस्टम जो है, अगर देखिए उसमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन जैसे जैसे उसमें आते हैं वैसे वैसे ही उस पर्टिकुलर इंसान की जो बॉडी होती है उसकी जो मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वो चेंज होने की वजह से कुछ लोग जो होते हैं वो आपके स्लो मेटाबोलाइजर्स होते हैं, कुछ लोग इंटरमीडिएट मेटाबोलाइजर्स होते हैं, कुछ लोग आपके बहुत फास्ट मेटाबोलाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई पर्सन फास्ट मेटाबोलाइजर है तो वही ड्रग अगर मैं उसे दे रही हूँ तो वो ड्रग जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगी उसकी बॉडी से, वहां मुझे ज्यादा डोज देने की जरूरत है अगर मुझे प्रॉपर इफेक्ट चाहिए तो। वहीं अगर वो स्लो मेटाबोलाइजर है तो वही ड्रग सेम डोज में उसको दे रही हूँ पर उसकी बॉडी में बहुत स्लोली मेटाबोलाइज हो रही है, तो हो सकता है कि वो ड्रग एक्यूमुलेशन करके टॉक्सिसिटी कॉज करे। इसीलिए किसी भी पेशेंट को जो पर्सनल आपका डोजिंग का सिस्टम आया कि पर्सनलाइज्ड मेडिकेशंस जो देने का सिस्टम है वो यहीं से है, क्योंकि अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से बॉडी आपकी ड्रग के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, उनका मेटाबॉलिज्म अलग अलग तरीके का हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ बेसिकली द जेनेटिक फैक्टर्स अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म। नाउ मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट फैक्टर दैट इज एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को आपके अफेक्ट करता है। देखिए कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो एंजाइम्स को इंड्यूस कर देती हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ा देती हैं, कुछ होती हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। कौन से एंजाइम्स?
यहाँ हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। तो जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कोई इंड्यूस कर देता है, कोई इनहिबिट कर देता है। अब इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि जो आप तीसरी दवा ले रहे हो उसके ऊपर जो दूसरी दवा ले रहे हो वो कैसे अफेक्ट करेगी। जैसे सपोज देखिए, एग्जाम्पल से समझिए आप कि अगर मैंने रिफाम्पिसिन ली है, ठीक है, मैंने, आपने या किसी ने भी रिफाम्पिसिन ली है। अब रिफाम्पिसिन क्या करता है, देखिए ये एक एंजाइम इंड्यूस करता है, बेसिकली एंजाइम इंडक्शन का काम करता है। एक एंजाइम होता है जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में काम आता है, उस पर्टिकुलर जो एंजाइम है उसको इंड्यूस करता है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब उसी सेम पर्सन ने, जिसने रिफाम्पिसिन जो ले रहा है, उसने अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रखे हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये आपका एंजाइम इंडक्शन करता है, ये एंजाइम को आपके एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव जिस पर्सन ने लिए उसका कॉन्ट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम इंडक्शन हो चुका है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो बॉडी क्लियरेंस यानी कि ड्रग क्लियरेंस भी बॉडी में फटाफट होगी, एलिमिनेशन भी जल्दी हो जाएगा, तो ड्रग उतना एक्ट ही नहीं कर पाएगी जितना उसको करना था। और ये बहुत बार रीजन बन जाता है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स का। ओके, फिर जो दूसरी है एग्जाम्पल, मैं आपको एंजाइम इनहिबिशन का एग्जाम्पल बताती हूँ। उसके लिए आपका है एरिथ्रोमाइसिन। अगर किसी कोई पर्सन ऑलरेडी एक एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन ले रहा है, ठीक है, साथ के साथ उसने क्या किया, वो स्टैटिन्स भी ले रहा है। स्टैटिन्स जैसे मैंने बताया कि वो मेडिकेशन जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब देखिए जो एरिथ्रोमाइसिन है वो क्या करते हैं कि कुछ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को रोकते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने साथ साथ स्टैटिन्स भी लिया है तो भाई स्टैटिन्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि जो स्टैटिन्स को जो मेटाबोलाइज करते हैं एंजाइम, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो जो स्टैटिन्स है वो जल्दी मेटाबोलाइज आपके नहीं हो पाएंगे, जल्दी मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे तो बॉडी से जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे और ड्रग एक्यूमुलेशन होने के चांसेस होते हैं। ड्रग एक्यूमुलेशन होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर ड्रग टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है। So this is how enzyme induction and enzyme inhibition affects drug metabolism. फिर एक फैक्टर है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज जेंडर, ठीक है। जेंडर भी इंपॉर्टेंट है। जेंडर ऐसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए मेल जेंडर फीमेल जेंडर में भी अलग कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो जेंडर स्पेसिफिक होती है, यानी कि मेल्स में अलग तरीके से काम करती है, फीमेल में अलग तरीके से काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए हार्मोन्स, आपको पता है हार्मोन्स लेवल और कुछ हार्मोन्स अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल में, वो हार्मोन्स इंटरप्ट करते हैं इस मेटाबॉलिज्म को, और कुछ ड्रग अलग तरीके से मेटाबोलाइज होती हैं आपके मेल्स में और अलग तरीके से अलग इंटेंसिटी से मेटाबोलाइज होती है फीमेल में। सपोज एक छोटा एग्जांपल अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। अल्कोहल्स जो होती है, अल्कोहल डेरिवेटिव जो ड्रग्स होती हैं, वो आपकी जो फीमेल बॉडी में धीरे मेटाबोलाइज होती हैं, स्लोली मेटाबोलाइज होती है, वही बहुत फास्ट मेटाबोलाइज, बहुत फास्ट तो नहीं कहूंगी बट कंपैरेटिवली फास्ट मेटाबोलाइज हो जाती हैं आपकी मेल बॉडी में। Okay, so this is how basically the gender affects your drug metabolism. Then come the last factor and the most important one, that is stereochemical फैक्टर्स या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म को। कैसे? देखिए जी, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, जैसे मैं जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताया, वहाँ मैंने आपको बताया कि ड्रग्स जो होती हैं, बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो कायरल होती हैं नेचर में, उनके आइसोमर्स होते हैं, RNS आइसोमर होते हैं, ENZ आइसोमर्स, मतलब अलग अलग आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म में ड्रग्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर भी रही हैं, या फिर जो अलग से एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाती हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ से हम एक फॉर्म दे रहे हैं लेकिन बॉडी में जाके वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब दूसरा जो आपकी बॉडी है, बॉडी में आपके जो एंजाइम्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे भी कायरल होते हैं नेचर में। क्योंकि ये कायरल होते हैं नेचर में, इसलिए ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये सेलेक्टिवली किसी आइसोमर के साथ कुछ और एक्टिविटी दिखाते हैं और उसी ड्रग के दूसरे आइसोमर के साथ कुछ और एक्टिविटी दिखाते हैं। एक्टिविटी मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी अलग हो सकती है, मेटाबॉलिज्म भी अलग हो सकता है, एलिमिनेशन रेट भी दोनों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि बात कर रहे हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म की, तो मैं मेटाबॉलिज्म की ही बात करूंगी कि एक ही ड्रग जिसके अलग अलग आइसोमर हैं, उनका अलग अलग मेटाबॉलिज्म रेट हो सकता है। ड्रग वही है लेकिन एक का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, एक का मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली स्टीरियोकेमिकल फैक्टर्स अफेक्ट्स योर ड्रग मेटाबॉलिज्म। इंपॉर्टेंट है टॉपिक कि सीधे सीधे आपके 5 मार्क्स में या फिर कभी कभी 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है आपके एंड टर्म एग्जाम्स में। इसके अंदर से भी काफ़ी सारे MCQs मिलते हैं। अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं लिंक के साथ, वहाँ पे आप देखेंगे कि MCQs भी आपको दिए होंगे, उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। तो आज यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।